जब सबा ने अस्पताल के अंधेरे एक्सरे रूम में साइमा को अपने साथ लाने की जिद की तो किसी को खबर न थी कि इसके पीछे कौन सी खौफनाक ब्लैकमेलिंग छुपी थी। एक मासूम लड़की की इज्जत का सौदा करने वाला वो दरिंदा कौन था और साइमा ने किस तरह अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर इस गंदे खेल का पर्दाफाश किया। सुनिए ये आंखें खोल देने वाला वाकया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार साइमा, ये भी कोई परेशान होने की बात है? तुम्हें फ़ौरन चलकर अस्पताल में एक्सरे करवाना चाहिए। जब तक बीमारी की तशख़ीस ना हो तब तक इलाज मुमकिन नहीं है। तो एक बार चलकर मेरे कहने पर अस्पताल में एक्सरे करवा लो, सारी बीमारी खुलकर सामने आ जाएगी। सबा की बात सुनकर मैं शक में पड़ गई थी, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से सख्त दर्द था। मेरी कमर का दर्द जा ही नहीं रहा था। इसी वजह से मैंने अम्मा से कहा कि मुझे किसी हकीम से दवा लाकर दे दें। तभी हमारे घर सबा आ गई और कहने लगी, हकीमों की दवाइयाँ सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को बीमार करती हैं, जिगर भी ख़राब करती हैं और उनके और भी मसाइल होते हैं। मैं इसकी बातें सुनकर डर गई थी, क्योंकि हकीकत तो यही है कि हकीमों की दवाएं इंसान को बगैर तशख़ीस के दी जाती हैं और उनका कोई भरोसा भी नहीं होता। मैंने सबा से कहा कि वो मुझे अस्पताल ही लेकर जाए। सबा बोली कि पहले तुम्हारा एक्सरे होगा, इसके बाद ही तुम्हें दवा मिलेगी। सबा की बातें सुनकर मैं खुश हो गई। मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे एक्सरे वाले डॉक्टर के पास लेकर चलो। कहने लगी, कोई मसला ही नहीं, मैं अस्पताल में सभी लोगों को जानती हूँ। लो भला, मेरी जान पहचान का फ़ायदा मेरे दोस्त को नहीं होगा तो किसे होगा? सबा की बात सुनकर मैंने कहा, वैसे तो तुम ना नर्स हो ना ही डॉक्टर, ना अस्पताल से तुम्हारा कोई ताल्लुक है, तो फिर तुम्हारी अस्पताल में इतनी जान पहचान कैसे है? सबा मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गई। फिर अचानक हंसकर बोली, अरे तुम्हारी दोस्त को क्या ताल्लुकात बनाने के लिए डॉक्टर बनना पड़ेगा? आजकल तो लोग एक ही मुस्कुराहट पर फिदा हो जाते हैं। तुम्हारी सहेली की मुस्कुराहट में बड़ी ताकत है। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा और मैं मुस्कुरा दी। मैं उसकी बात समझ गई थी, या फिर टेक्नीशियन से उसकी दोस्ती होगी, इसी वजह से वो ऐसा कह रही थी। कल के दिन मुझे सबा के साथ एक्सरे के लिए जाना था। मैं तैयार होने लगी तो अम्मा मुझे देखकर परेशान हो गई। बेटी, मुझे लगता है कि तुम्हें एक्सरे के लिए नहीं जाना चाहिए। आजकल अस्पतालों का माहौल ठीक नहीं है, और फिर सबा तो खुद बच्ची है, ये क्या तुम्हें हिफाजत से लेकर जा सकेगी? अगले हफ्ते तुम्हारे अब्बा आएंगे तो तुम उनके साथ चली जाना। अम्मा अब कैसी बातें करती हैं? अस्पताल में भला किसी को क्या खतरा होगा? ना हमसे कोई चीज़ चोरी हो सकती है, ना ही कोई हमें छेड़ेगा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बेटी, अगर औरत अकेली भी जा रही हो, उसके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात ना भी हों, तो सबसे कीमती चीज़ उसकी इज्जत होती है। तुम दोनों की इज्जत नहीं है क्या तुम्हारे पास? बिल्कुल है। तो फिर क्या तुम खुद को किसी से कम कीमती समझती हो? अम्मी की बात सुनकर मैं और सबा दोनों हंस पड़े। अम्मी, खुदा के लिए आप कौन से ज़माने में जी रही हैं? आजकल लड़कियां इतनी बेवकूफ़ नहीं हैं कि किसी के भी हाथ में आ जाएं, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। सबा ने भी अम्मी को तसल्ली दी और हम दोनों घर से निकल गए। रास्ते में सबा मुझसे अजीबोगरीब बातें पूछने लगी। तुमने अंदर कौन से कपड़े पहन रखे हैं? बुर्का पहना है? अंदर कोई हल्के से कपड़े पहनो तो फिर ज़्यादा सही होता है। एक्सरे करवाने के लिए जाते हुए इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि किसी धात का इस्तेमाल आपके कपड़ों में ना हुआ हो। अपने सर पर अगर कोई क्लिप वगैरह लगाया है तो वो भी उतार दो। अच्छा, तुम्हें बड़ा तजर्बा है एक्सरे का, क्या तुम एक्सरे करती रही हो? नहीं नहीं, असल में मेरी भी कमर में दर्द होता था। मैंने 2-3 बार एक्सरे करवाए हैं ना, तो मुझे तजर्बा हो गया है। अब तुम्हारा भी कमर का एक्सरा है तो जाहिर है तुम्हें इन सारी बातों का ख्याल रखना होगा। सबा की बातें मैं सुन तो रही थी, लेकिन मुझे उसके चेहरे के तासुरात उसकी बातों से मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। लगता था जैसे सबा के दिल में कोई और बात भी चल रही है जो वो मुझे बताना नहीं चाहती। थोड़ी देर में हम एक्सरे रूम के बाहर पहुंच गए थे। सबा को एक्सरे रूम का रास्ता यूं याद था जैसे वो यहाँ बरसों से आती रही हो, हालांकि इसे अस्पताल में जाते हुए कुछ ही दिन हुए थे। खैर, हम लोग थोड़ी ही देर के बाद एक्सरे रूम के अंदर चले गए। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि यहाँ पर कोई भी नहीं था। ये एक्सरे रूम अस्पताल की बेसमेंट में था। मैं तो ये सारा अंधेरा देखकर बहुत घबरा गई। मैंने सबा का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? ये एक्सरे रूम कम और बूथ खाना ज़्यादा लग रहा है। मुझे तो यहाँ डर महसूस हो रहा है। चलो ऊपर किसी दूसरे अस्पताल से एक्सरे करवा लेते हैं। पागल हो गई हो क्या? ये सरकारी अस्पताल है।
यहाँ पर सिर्फ 150 रुपये लगते हैं एक्सरे का, और प्राइवेट अस्पतालों में 800 से 1000 रुपये के एक्सरे होते हैं। उसने मुझे पैसे गिनवाए तो मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं घर से सिर्फ 500 रुपये ही लेकर आई थी, जिसमें मुझे गोलगप्पे भी खाने थे और अपने कपड़ों की लैस भी लेनी थी। अब मैं चुप होकर खड़ी थी। सबा ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसे ही अंधेरा छाया रहता है, क्योंकि एक्सरे के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी काफ़ी भारी होती है, तो इसी वजह से इसे बेसमेंट में रखा जाता है ताकि मशीनरी को कोई नुकसान न पहुँचे। मैं उसकी बातें सुनकर चुप खड़ी रही। थोड़ी ही देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और रोशनी हो गई। कमरे की रोशनी में मुझे एक ही मरियल सा आदमी नजर आया। ये शायद यहाँ का लैब टेक्नीशियन था। आसिम भाई, आप इनका एक्सरे कर दीजिए। आपके पास पर्ची है? नहीं जी, पर्ची की मुझे क्या ज़रूरत है। उसने ऐसे जताया जैसे वो आसिम को काफ़ी अरसे से जानती हो। अच्छा ठीक है, लाओ मैं एक्सरे कर देता हूँ, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मुझे एक गाउन पहनने को कहा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। ये कैसी बात है? एक्सरे तो कपड़ों में भी हो जाते हैं, इसके लिए कोई गाउन पहनना जरूरी नहीं होता। मैंने इतराज़ किया तो वो आदमी बगड़कर कुर्सी पर बैठ गया। अच्छा मैडम, मुझे क्या है, मत करवाइए एक्सरे, मेरे पास यहाँ बहुत मरीज आते हैं। मैं पहले की बातें कर करके थक जाता हूँ। आपको करवाना है तो करवाइए, नहीं तो जाइए। और फिर उसने सबा को गुस्से से देखा। कैसे मरीज लेकर आती हो तुम? जाओ यहाँ से, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। वो आदमी बहुत बेजार और उलझा हुआ लग रहा था। इसे देखकर मुझे घिन आ रही थी। चलो सबा, मुझे यहाँ से एक्सरे नहीं करवाना। गवर्नमेंट के अस्पताल और भी बहुत हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये किराया लग जाएगा। हम दूसरे अस्पताल में चलते हैं और वहाँ जाकर एक्सरे करवाते हैं। मेरी बात सुनकर सबा ने मुंह बना लिया। तुमने आसिम भाई को नाराज़ कर दिया है। वो बेचारे तो एक्सरे करते हैं, सारा दिन यही काम करते रहते हैं। उनको आदत नहीं होगी ना लोगों से इस तरह की बातें सुनने की। तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। ले भाई, मैं इतने मशकूक हालात में एक्सरे करवाने से तो रही। अब तुम ऐसा करो कि मुझे किसी और सरकारी अस्पताल ले चलो, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा। मेरी बात सुनकर सबा और मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गए। सबा कुछ परेशान दिखने लगी। हमने ऑटो किया और दूसरे अस्पताल पहुँच गए। मैंने यहाँ अपना एक्सरे करवाया। इन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद आकर रिपोर्ट ले जाइएगा। इसके बाद मैं घर आ गई थी। सबा ने मुझे बताया कि अगर दवा लेनी हो तो बताना, मैं तुम्हें किसी जानने वाले के स्टोर पर लेकर जाऊंगी। मैंने सबा का शुक्रिया अदा किया और मैं घर आ गई। इसके बाद मुझे नहीं पता कि सबा कहाँ गई। अगली सुबह जबकि मुझे स्टोर पर जाना था, मैंने सबा को बहुत सारी कॉल्स की, उसको मैसेज भी किए, मगर उसका जवाब नहीं आया। सबा की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि मुझे इजाज़त दे तो मैं सबा के घर जाना चाहती हूँ। सबा का घर ज़्यादा दूर नहीं था, हमसे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर ही होगा। मैं पैदल भी जा सकती थी, इसलिए मैं पैदल ही सबा के घर की तरफ चल पड़ी। सबा के घर जाते हुए मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हजूम सा था। लोग काफ़ी ज़्यादा जमा हो चुके थे, जबकि बाहर एक एम्बुलेंस भी खड़ी हुई थी। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने जाकर हजूम से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि एम्बुलेंस वाले लोग बाहर ही खड़े थे। इन्हें भी बताया नहीं गया था कि अंदर हुआ क्या है। इन्हें तो बस कॉल आई थी और वो शायद मरीज को लेने के लिए वहाँ पहुँचे थे। मुझे फिक्र होने लगी कि शायद सबा के अब्बा जान बीमार थे तो इन्हें कोई मसला हो गया होगा, क्योंकि सबा अपने अब्बा की बीमारी का जिक्र अक्सर किया करती थी। लेकिन मैं अंदर गई तो सबा के अब्बा सामने ही दिल पर हाथ रखे बैठे रो रहे थे। क्या हुआ अंकल जी? मैं उनके सामने जाकर खड़ी हो गई तो वो अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, जाओ बेटी, सबा के साथ अस्पताल जाओ, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर मैंने अंदर देखा तो सबा की अम्मी और उसकी बहन सबा को एक चादर में लपेटकर स्ट्रेचर पर डाल रही थी। ये सारा मंजर देखकर मेरा तो दिल दहल गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि मुझे सबा को इस हालत में देखना पड़ेगा। इससे पहले मैं कोई मदद करती। सबा के घर वालों ने इसे स्ट्रेचर पर लटाया और फिर इसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गए। मेरी नज़र सबसे पहले सबा के फ़ोन पर पड़ी थी, जिसको मैंने उनसे झपट कर ले लिया। मैंने सबा का फ़ोन इसलिए लिया कि अगर इसमें कोई ज़रूरी मालूमात है तो वो मुझे मिल सके। मैं नहीं जानती थी कि सबा ने ऐसा क्यों किया। सबा के घर वालों के मुताबिक उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी
اور اسی وجہ سے حالت خراب ہونے پر یہ لوگ اسے ہسپتال لے کر جا رہے تھے۔ سارے گھر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ صبا اپنی جان لینے کی کوشش پتہ نہیں کیوں کر رہی تھی، جبکہ مجھے وہ کل پرسوں ہی ملی تھی تو وہ بالکل خوش باش تھی۔ اسے اپنی زندگی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا، نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی شکایت کی تھی۔ گھر کے حالات بھی برے تھے، مگر اتنے بھی نہیں کہ وہ اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دے۔ میں نے صبا کا فون اپنے بیگ میں رکھا اور ایمبولینس میں ان کی بہنوں کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ صبا کی بہنیں مجھے جانتی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تو وہ بھی رونے لگی، بولی کہ ہم نہیں جانتے، بس صبا نے آج اپنی جان لینے کی کوشش کی تو ہم اسے ایمبولینس میں ڈال کر لائے ہیں۔ آپ اس کی سہیلی ہو، اگر آپ کو کچھ پتا ہو تو ہمیں بتا دو۔ لگتا ہے کہ ہسپتال میں پولیس بھی آ جائے گی۔ ایسے کیس پر پولیس والے کو بھی بلا لیا جاتا ہے، کیونکہ ہسپتال میں ایمبولینس کو دیکھ کر کئی سوال اٹھتے ہیں کہ اگر کوئی قتل کا کیس ہے تو اس کے بارے میں مکمل تفتیش کی جائے۔ میں نے کہا کہ جب تک آپ پولیس کو خود کال نہیں کریں گے، پولیس ایسے کبھی بھی نہیں آئے گی۔ آپ لوگ انہیں بتا دیجئے گا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے، اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں پوچھیں گے۔ خیر، صبا کو ہسپتال میں پہنچایا گیا۔ یہ بھی ایک سرکاری ہسپتال ہی تھا۔ صبا کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اب اس کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ سب لوگ کمرے کے باہر ہی بیٹھے صبا کی خبر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اس کا کافی خون بہہ چکا تھا اور اب بیچاری صبا بہت زیادہ تکلیف میں بھی تھی۔ خدا جانے ڈاکٹر نے صبا کی فائل دیکھی یا نہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد باہر آ کر اترے چہرے کے ساتھ جو خبر ڈاکٹر نے صبا کے بارے میں سنائی تھی، اسے سب نے نہ صرف ہمارے ہوش اڑا دیے بلکہ صبا کے پورے خاندان کا سر بھی جھکا دیا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ صبا کے ساتھ یہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بہنوں اور اماں کے سر جھک گئے۔ ماں بولی کہ اس سے اچھا تھا کہ صبا مر ہی جاتی، ہمیں اس طرح کی حالت میں تو صبا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں اماں جی؟ ڈاکٹر نے صبا کی امی سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب، صبا تو غیر شادی شدہ تھی، پھر جو بات آپ بتا رہی ہیں وہ تو ہمارے لیے بہت بری ہے، لیکن اچھا ہوا کہ مصیبت سے جان چھوٹی، اس کا بچہ ضائع ہو گیا، ورنہ اگر وہ بچہ لے کر گھر جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی جان تو بچ جائے گی نا؟ صبا کی امی نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ڈاکٹر، جو یہ خبر سنا کر پریشان تھی کہ صبا کا بچہ ہم نہیں بچا سکے، ہمیں افسوس ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، صرف لڑکی کی جان بچا پائے ہیں۔ اس ڈاکٹر کو لگا تھا کہ شاید سب لوگ صبا کے بارے میں بچے کا سن کر پریشان ہو جائیں گے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ گھر والے تو اس مصیبت کے ختم ہونے پر خوشیاں منائیں گے اور ان کے دل سے ایک بوجھ اترے گا۔ میں نے کسی سے نہیں پوچھا کہ صبا کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا، کیونکہ میرے پاس صبا کا فون تھا اور اب میں اسے چیک کرنے جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ صبا کے گھر والے اب تھوڑے کم پریشان نظر آ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے صبا کی جان بچتے ہوئے دیکھی تھی۔ اب جب کہ صبا واپس ہوش میں آ چکی تھی اور اس کی حالت خطرے سے باہر تھی تو صبا کی ماں کا سانس بحال ہوا۔ صبا کے ابا کو یہ ساری بات نہیں بتائی گئی۔ ڈاکٹر سے بھی خاص درخواست کی گئی کہ صبا کی یہ بات اس کے ابا سے چھپائی جائے۔ اماں کو تو خیر پتہ تھی، لیکن بھائیوں کو اور باقی لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی گئی۔ گھر کے مردوں سے یہ سب کچھ چھپا لیا جا رہا تھا، کیونکہ صبا نے کبھی بھی اپنے ابا کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ اب ایسی خبر کے بعد وہ اپنے باپ کے سامنے کیسے جاتی؟ صبا کو ہوش آ چکا تھا۔ اس نے کمرے میں ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ کسی کے بھی منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، نہ کسی کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ اسے میرا نام بتائیے، شاید وہ مجھ سے ملنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دے۔ ڈاکٹر نے ایسا کیا تو صبا نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میری سہیلی سائمہ کو اندر بھیج دیں۔ میں اندر گئی تو صبا کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ صبا، تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ میں نے اسے جاتے ہی پوچھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ مجھے معاف کر دو سائمہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کرنے کی کوشش کی، لیکن بدلے میں جو میرے ساتھ ہوا وہ تو شاید میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گی۔ ایسے مت کہو صبا، تو نے میرے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ نہیں سائمہ، میں آج اگر اس حال میں پہنچی ہوں تو وہ صرف اور صرف اپنی بدنیتی کی وجہ سے پہنچی ہوں۔ یہ کہہ کر صبا رونے لگی تو مجھے مزید افسوس ہوا۔ صبا، مجھے ساری بات بتا دو کہ کیا ہوا ہے۔ تمہارا فون بھی میرے پاس ہے۔ مجھے تو سچ پوچھو تو ڈر ہی لگ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اب تم زندگی کی بازی ہار گئی ہو۔ سائمہ، اس سب سے تو اچھا تھا کہ میں مر ہی جاتی۔ مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی، میرے لیے تو مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ صبا نے آگے بات کو ادھوری چھوڑ دیا
और फिर से रोने लगी। सबा, तुम रोना बंद कर दो और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर सबा ने जो बात मुझे कान में बताई थी वो तो वाकई में बहुत परेशान कुन थी, क्योंकि मेरे पास हर चीज़ का हल था। ये बात सारी अस्पताल से मुतल्लिक थी और इस अस्पताल ने ही मेरी सहेली की ज़िंदगी को जहन्नम बना रखा था। ये नहीं कि आज सबा इस हाल तक पहुंची थी। अगर मैं उसकी मदद ना कर सकी तो फिर शायद सारी ज़िंदगी वो इसी तरह तड़पती रहेगी। सबा ने जो बात मुझे बताई थी उसकी वजह से अब मुझे उसकी मदद करना ही थी। मैंने अपने बड़े भाई से बात की। बड़े भाई का दोस्त पुलिस में था। सारी बात समझने के बाद उसने मुझसे कहा कि इस सारे केस में तुम्हें भी शामिल होना पड़ेगा। अगर तुम शामिल नहीं हुई तो फिर हम सबा की मदद नहीं कर सकेंगे। मैंने अपने भाई से इजाज़त मांगी तो वो ये सब करने के लिए मान गया। वैसे भी मैं एक बार पहले भी सबा के साथ अस्पताल में जा चुकी थी। मैंने एक्सरे करवाने थे। मैंने सोचा कि मैं वही बहाना बनाकर दोबारा से अस्पताल के इसी कमरे में जाऊंगी, क्योंकि सबा की मुसीबतों का आगाज़ भी अस्पताल के इसी गोशे इसी कमरे से हुआ था। सबा ने मुझसे कहा कि फ़िलहाल तुम मेरे बारे में कोई बात नहीं करना, ना ही जिक्र करना। बस जैसे मैं कहती जाऊँ तुम वैसे ही करना। सबा ने सारी बातें बता दी थी। मैंने अब सबा जैसा हुलिया बना लिया था। मैंने काले रंग की चादर से खुद को, चेहरे को भी ढांप लिया। अब मैं कमोबेश सबा जैसी ही लग रही थी। जो जो बातें उसने मुझे सिखाई थी मैं इन सब बातों को याद कर चुकी थी। सबा के सामने वो सारी बातें दोहराकर मुझे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि मैं कभी भी पकड़ी नहीं जाऊंगी। सो मैंने खुद को अच्छी तरह से ढांप लिया। बाकी 2 लोग मेरे साथ ही थे। हम लोग अस्पताल के कमरे में पहुंच गए। मामूल के मुताबिक बेसमेंट में मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था। मैंने हर तरफ देखा, कहीं पर भी रोशनी नहीं थी। मैंने सबा वाले अंदाज में आसिम को आवाज़ दी, आसिम कहाँ हो तुम, बाहर भी आ जाओ। इतनी नाराज़गी। मेरी ये बात सुनना थी कि पूरा कमरा रोशनियों से भर गया। आसिम ने ऐसे आकर रोशनी चलाई जैसे वो यहाँ पर रहने वाला किसी खुफिया खजाने पर बैठा सांप हो, जिसे यहाँ की हर एक चीज़ का पता था। उसने अपने पीले दांतों की नुमाइश करते हुए डटाई से मेरी तरफ आते हुए कहा, क्यों भाई, तुम तो बड़ी जल्द ही अपने रास्ते पर वापस आ गई। तुम तो कह रही थी कि अब तौबा ताइब करके तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाओगी। बस इतनी सी हिम्मत थी तुम में। क्यों, अगर मैं ना आती तो क्या कर लेते तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो ना सबा जाने मन, कि अगर तुम ना आती मेरे पास तो मैं क्या करता। मैंने उसकी बात सुनकर एक कहका लगाया और कहा, ऐसा भी क्या है तुम्हारे पास जो तुम मुझे रोक सकते हो, सबा जैसे तूफान को। मेरी बात सुनकर डटाई से वो हंसा और बोला, तुम्हें पता है ना कि मेरे पास कितनी सारी वीडियोस पड़ी हैं तुम्हारी। पहले दिन जब तुम यहाँ एक्सरे करवाने आई थी उस दिन से लेकर पिछले हफ्ते तक की वीडियोस पड़ी हैं मेरे पास। क्या आफत लग रही थी तुम, एक एक पल याद है मुझे, कुछ भूलता नहीं। तुम हो ही इतनी हसीन, ऊपर से जब तुम सुर्ख रंग के कपड़े पहनती हो ना तो और भी क़यामत लगती हो। वो शख्स बड़ी डटाई से सबा के बारे में बातें कर रहा था। मैं ये सब कुछ सुनकर बर्दाश्त ना कर सकी और अपने चेहरे से मैंने नकाब उतार दिया। तुम्हें क्या लगा कि तुम सारी जिंदगी इस मासूम जान से खेलते रहोगे। मेरा चेहरा देखकर वो आदमी ठटका रह गया। इसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन अब वो मजीद इंतकाम पर उतर चुका था। मेरे सामने आकर उसने मुझे बाजू से पकड़ा और बोला, तुमने जो चालाकी की है मैं सब समझ गया हूँ। सबा को तो मैंने कहा था कि कोई मासूम और शरीफ लड़की लाए, इसे मेरे चुंगल में फंसा दे तो मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा, लेकिन सबा तो तुमसे भी ज्यादा शातिर निकली। उसने अपनी जगह अपनी कनीज को भेज दिया और देखो तुम आ भी गई। चलो अच्छा हुआ, सबा से तो अब मैं बोर भी हो गया था, मेरा दिल भर गया था। फिर ऊपर से वो गिले शिकवे शिकायतें रोना धोना भी करती थी। वैसे तुम्हारा मेरे पास कुछ है ही नहीं, तुम तो जब चाहोगी चली जाओगी, तो पीछे मेरा क्या होगा। आसिम शायद इन वीडियोस की बात कर रहा था जो उसने सबा की रिकॉर्ड कर रखी थी, जिनकी बिना पर वो इसे हर रोज ब्लैकमेल किया करता था। मैं सारा खेल समझ चुकी थी, पर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी कि मैंने अपने भाई को बाहर रुकने का कहा था, जबकि एक्सरे रूम के अंदर एक खुफिया दरवाज़ा भी था जो कि आसिम बंद कर चुका था। मुझे इस दरवाजे के बारे में कुछ नहीं पता था कि ये कैसे खुलता है और मैं यहाँ से निकलकर कैसे जाऊँगी। मैं इस कमरे में बुरी तरह फंस चुकी थी क्योंकि पीछे जाने को कोई रास्ता मौजूद नहीं था। दरवाज़ा लोहे का था। मेरे भाई को भी शायद इस दरवाजे का अंदाज़ा नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन मैंने अपनी आवाज़ पर काबू पाते हुए आसिम को आखिरी वार्निंग दी
کہ میں یہاں پر ایک عام لڑکی نہیں بلکہ پولیس کی طرف سے انسپیکشن پر آئی ہوں اور اب اس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میری بات سن کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اتنے میں نے ہوشیاری سے دروازہ کھول لیا۔ میرے بھائی اور بھائی کا دوست جو کہ نفری کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ فوراً ایکس رے روم کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یہ مشن کامیابی سے پایا تکمیل تک پہنچا، ورنہ میری ذرا سی غلطی صبا کے ساتھ ساتھ مجھے بھی لے ڈوبتی۔ عاصم کو وہاں سے نکال کر پولیس وین میں بٹھایا گیا۔ آگے کے حالات بڑے ہی دل دہلا دینے والے تھے۔ میری تو یہ جان کر روح لرز چکی تھی کہ عاصم کے پاس جو کچھ تھا وہ بہت ہی خوفناک تھا، اور جس کی وجہ سے وہ صبا کو بلیک میل کرتا آیا وہ کسی بھی لڑکی کو بلیک میل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس عاصم نے کمرے میں ہر جگہ خفیہ کیمرے لگا رکھے تھے جن سے وہ لڑکیوں کی ہر طرح کی تصویر اور ویڈیو محفوظ کر لیتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ایکس رے روم میں اپنی نوکری کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ حالانکہ ایکس رے کے لیے ہسپتال کا گاؤن پہننے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جس قسم کا بھی ایکس رے ہوتا وہ ہر مریض کو ایک ہی بات کہتا کہ آپ کو ہسپتال کا گاؤن پہننا پڑے گا، جبکہ یہ سب کچھ ضروری نہیں تھا۔ مجھے تو عاصم کے بارے میں سن کر بہت زیادہ افسوس ہوا، ساتھ ہی ساتھ صبا کی بزدلی پر بھی کہ اگر ایک بار اس کے ساتھ کچھ غلط ہو بھی گیا تھا تو اسے اس سب ظلم کا نشانہ نہیں بننا چاہیے تھا، بجائے اپنی جان لینے اور اپنی عزت گنوانے کے۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ کسی اور کو ضرور آگاہ کرتی تاکہ وہ درندہ اس کا فائدہ زیادہ دیر تک نہ اٹھا سکتا۔ پر صبا کی اپنی بھی غلطی تھی، اس نے زندگی بھر شاید صرف ڈرنا ہی سیکھا تھا، اور مجھے بھی وہ بظاہر تو عاصم کے لیے ہی لے کر گئی تھی، لیکن میں اپنی ہوشیاری اور عقل مندی کی وجہ سے بچ کر آ گئی، ورنہ شاید میرا بھی حال صبا جیسا ہی ہوتا۔ لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ بڑے سے بڑا سسٹم ہو، بڑے سے بڑا ادارہ ہو، لیکن کبھی اپنی عزت کے اوپر کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ جو آپ کو غلط لگتا ہے اس پر آواز اٹھائیں، ورنہ کل آپ کو شرمندگی کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی سبق آموز اور آنکھیں کھول دینے والی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے حاصل ہونے والے سبق سے متعلقہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔